आज तो सिर्फ आपसे पूछना था कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, सब ओके है ना। तो टेंशन वेंशन मत लिया करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ टेंशन फ्री होकर के मस्त रहो, सभी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 44 और 44A ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत जगह सेक्शन 144 लगा हुआ है, 144A तो अभी नहीं लग रहा, कोई चांस नहीं है, ठीक है, सॉरी। और बहुत जगह पे बहुत से लोगों पे लगा है 188, ठीक है, तो उस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 144 धारा 144 लगे आप वहां नहीं जा सकते, धारा 144 लगे आप घर में रुकिए, इसका मतलब क्या है? ये मतलब एक तरह से 144 किसे पावर दे, डीएम, एसडीएम या फिर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब इसमें कौन कौन आएंगे आपके, आप लाइव में क्यूज पूछते हो तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, थैंक यू जी। तो आप करते रहो, लेकिन आप उस हिसाब से आंसर नहीं देते, कोई भी कुछ के आंसर आते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, देखो 144 क्या बात करें, 144 एक पावर दे रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ये वाले मैं लाइव इसलिए आया हूँ आज, और ये सेक्शन में इसलिए कवर कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपको लाइव ही समझ आएंगे दोनों सेक्शन, और ये जरूरी है समझना, इसमें कुछ को प्रॉब्लम है तो साथ साथ पूछ सकते हैं आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछे जाने वाले, इंटरव्यू में तो हद से ज्यादा पूछे जाते हैं, और अड़ोस पड़ोस में कुछ पूछ लेंगे, आपके फादर पूछ लेंगे, पड़ोसी चाचा ताऊ पूछ लेंगे, हाँ ये 144 कह रहे हैं, है क्या है, आप तो एलएलबी कर रहे हो, कुछ तो बताओ। देखो 144 में क्या है, 144 सीआरपीसी का सेक्शन, ये सब सेक्शन जो 106 से स्टार्ट हुई प्रिवेंटिव एक्शन एक्शन है। प्रिवेंटिव एक्शन है ये कि डीएम एसडीएम के, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रिवेंटिव एक्शन है, किससे प्रिवेंस करने के लिए, जो होने वाले ऑफेंस है, जिनकी आशंका है कि कोई ऑफेंस हो सकता है, उनको होने से पहले ही रोक देना, ठीक है। जैसे पब्लिक न्यूसेंस की बात करें 32 33 में दिया गया है, वहां पे 268 में है, लेकिन आईपीसी में क्या बता रहा है, वो ऑफेंस क्या क्या हो सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस के, लेकिन यहाँ 132 133 में क्या बता रहा है, उनको होने से पहले ही रोक देने के बारे में बता रहा है, उनको रोका कैसे जा सकता है। अब उसी की बात करें 144 भी क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन प्रोवाइड करा रहा है किसको, एसडीएम को, कि जो ऑफेंस होने वाले हैं आप उनको कैसे रोकोगे, ठीक है जी। ये किस किस को पावर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किस चीज को पावर है, डीएम को, एसडीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो छोटे छोटे डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, और एडिशनल को तो ऑब्वियसली पावर होगी, लेकिन वो वाले एसडीएम, वो वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको स्पेशली इंपावर किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करते हैं यहाँ पर के, ठीक है। स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन कौन करता है डिस्ट्रिक्ट में, एसडीएम, मतलब सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो छोटे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वगैरह, उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है, स्पेशल इंपावर करती है, तो वो भी 144 का यूज कर सकते हैं। स्पेशली पावर किसे है, डीएम, एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंपावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये है ना, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंपावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यही क्वेश्चन में प्री में आपका पूछा जाता है कि ये इसमें आता है कि नहीं आता है, ठीक है जी। ये कैसी पावर है, ये इन्हें ऐसी पावर देता है कि अगर इन्हें लगता है देर इज एनी अप्रहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, मतलब पब्लिक पीस को कोई हानि पहुंचने वाली है, कुछ ऐसा ऑफेंस होने वाला है पब्लिक से, या कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन सकती है, या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, अगर इन्हें कुछ ऐसा लगता है तो ये एक ऑर्डर पारित करेंगे। ऑर्डर पारित किसके लिए होगा, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी एनएच को रोकने, किसी को हानि ना पहुंचाए उसको रोकने के लिए, कोई डेंजर टू लाइफ हो जाए, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो, उस चीज को रोकने के लिए, रियोटिंग को रोकने के लिए, दंगे को, बलवे को, इन सबको रोकने के लिए, कि ये ऑफेंस ना हो जाए, इसलिए 144 की पावर दी गई इनको। ये एक ऑर्डर पारित करेंगे, क्या करेंगे, एक ऑर्डर पारित करेंगे, वो ऑर्डर का नोटिस मिलेगा, उस नोटिस के द्वारा क्या हो जाएगा कि इतने टाइम तक आप लोग इस ऑर्डर के अंतर्गत काम करोगे, कि आप क्या नहीं कर सकते, आप घूम नहीं सकते, इधर ज्यादा भीड़ नहीं लगा सकते, कोई भाषण नहीं दे सकते, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इनमें से कोई भी ऑफेंस होने की संभावना हो, ठीक है जी। ये बता रहा है। और दूसरी बात, यहाँ का जो प्री का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका, ये टाइम पीरियड कब तक रहेगा। इसने कहा है ये जो ऑर्डर डिक्लेयर किया जा रहा है ये सिर्फ 2 महीने रहेगा, 2 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मान ले इस एरिया में कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है, हमने 144 लगा दी, या फिर दंगे होने की संभावना थी 144 लगा दी, तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते कहीं पे, ठीक है। जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही तो पब्लिक, पुलिस उठा लेगी आपको। और अगर पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर कर दी, अज्ञात 150 लोग, 4 के नाम लिख के बाकी अज्ञात, तो जब भी कोई मिला किसी को पकड़ लेगी, बोल लेगी अज्ञात में था,
ठीक है, 144 का मतलब क्या है, उन ऑफेंस को होने से रोकना। कौन कौन से ऑफेंस है वे आपके फर्स्ट सेक्शन में दिए गए हैं। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड 2 महीने के लिए होता है, लेकिन इस देखो चलो ऐसे बताते हैं पहले ये, लेकिन इसको टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, 2-2 महीने करके बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक। कौन बढ़ाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। कितने टाइम तक, 6 महीने तक मैक्सिमम, लेकिन टाइम पीरियड कितना होगा, 2 महीने। क्लियर है यहाँ तक। और 144A बता रहा है ऐसे ही यही सेम पावर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, 3 महीने। 144 में 2 महीने, 144A में कितने, 3 महीने के लिए ऑर्डर रहेगा। ठीक है, लेकिन 144 में मतलब क्या है, जहाँ पे आर्म वगैरह का यूज किया जा रहा है, हथियारों का यूज किया रहा है, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन 144 में हथियार नहीं थे आपके पास, आपने सिर्फ दंगा वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे कुछ, कि जिससे पब्लिक पुलिस को आशंका हो या एसडीएम को आशंका हो या दंगा भड़क सकता है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको पहले ही रोक दिया। लेकिन वहाँ पे 144 में आपके पास हथियार थे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ पे आर्म 144 में, यहाँ पे आर्म नहीं है। और 144 में कितना है, 2 महीने का पीरियड है उस ऑर्डर का, जब तक इन्फोर्स रहेगा। 144A में कितना पीरियड है, 3 महीने का। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं इसके बैरेक्ट में। ये पहला इसका सब क्लॉज 1 कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इंपावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उसे कैसा लगता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ सफिशिएंट ग्राउंड दिखते हैं कि ऐसी कोई आशंका है, ही कैन इमीडिएटली प्रिवेंटिव एक्शन एंड स्पीडीली रिमेडी फॉर सच ऑफेंस। मतलब एक रिटर्न ऑर्डर जारी करेगा, जो कि 134 में किया था ना, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था, परसों 2 दिन पहले, कि जो 133 के सामान थे उन सबको हटाने के लिए, 132 के सामान को हटाने के लिए 134 में ऑर्डर देगा। वही सेम ऑर्डर यहाँ पे देगा, उन सब पब्लिक को चला जाएगा वे, कि आप ये चीज़ें रोक दीजिए, ये नहीं करना, ये करना, वो सारी चीज़ें। 134 डायरेक्ट टू एनी पर्सन टू अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द सर्टेन एक्ट एंड टेक सर्टेन ऑर्डर विल बी रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन एंड अंडर दिस मैनेजमेंट। ठीक है, उन सबको रोकने के लिए। ठीक है, इंजरी टू पर्सन, अनलॉफुली एम्प्लॉयड, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ सेफ्टी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांजिबिलिटी, रॉयल्टी ऑफेंस, मतलब पब्लिक के रिलेटिंग अगेंस्ट द पब्लिक जो भी ऑफेंस होंगे उन सबको रोकने के लिए ऑर्डर पारित करेगा। सबसेक्शन 1 कह रहा है। सबसेक्शन 2 कह रहा है अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो यहाँ पे कोर्ट को पावर है, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट को, एग्जीक्यूटिव कोर्ट को पावर है, वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। आप नहीं रुके, आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाएगा, जजमेंट। आवाज नहीं आ रही है अश्विन, मानो बाकी सबको आ रही है आवाज, बाकी और किसी किसी को आवाज नहीं आ रही जी क्या? सर आ रही है, बट रुक रुक के बीच बीच में मतलब स्टॉप हो जा रहा है। ये नेटवर्क इशू है। आपकी जो सुबह क्लास अपलोड होनी थी ना, कौन सी थी वो, कंपनी लॉ की, वो 4 से 5 मिनट में अपलोड होती है, लेकिन आज नेटवर्क इशू के कारण उसको 2 घंटे लगे हैं और अब भी पूरी नहीं हुई। वो सुबह 8:30 बजे से चल रही है, अब तक अपलोड नहीं हो पा रही है। ये नेटवर्क इशू है। बाकी अगर बाकी सबको आ रही है तो यास्मीन जी आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, आप रिकनेक्ट कर दिए, लीव करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। तो सेकंड सब क्लोज कह रहा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकते हैं, बस इतना है, कुछ याद नहीं रखना। थर्ड क्लोज कह रहा है कर्फ्यू की पावर भी है उन्हें, मतलब पूरी तरह से बैन कर सकते हैं उस प्लेस को, एक पर्टिकुलर प्लेस को। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते, फोर्थ क्लोज कह रहा है 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा, और इसका प्रोविजन कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, मतलब रिमेन टू इन्फोर्स रख सकती है 6 महीने के लिए। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। 144 में 144 से डीएम को पावर दे रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए, देखो 144 में डीएम, एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन 144A में सिर्फ डीएम को पावर है, मतलब सुपीरियर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है उसको पावर है और किसी को नहीं। ठीक है जी, उम्मीद है 144A आपको समझ आ गया। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हथियार होने चाहिए वहां पे। ऑर्डर 3 महीने का होता है एक बार में, वहां पे एक बार में 2 महीने का ऑर्डर होगा। ठीक है, और उसको बढ़ा 6 महीने के लिए जा सकता है, यहाँ भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर 145 की बात करें, अच्छा एक काम कीजिएगा आप, इसके लिए एक केस जो कि इम्पोर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्री में क्या पता कितनी बार पूछा गया है। मेरा नाम याद रहेगा सबको, मेरा नाम, अच्छा कोई ऐसा भी है क्या आप में जिसे मेरा नाम ही नहीं पता? कोई ऐसा है, कमेंट कीजिए जल्दी, जिसे मेरा नाम नहीं पता। ओके चलो, सबको मालूम है, मेरा नाम है परवीन जयवालिया। आप परवीन याद रखना। जैसे जो गुंडे होते हैं ना, वे अपने नाम में भाई लगाते हैं, जब मैं आऊँगा ना मैं कर्फ्यू लगा दूंगा आते ही।
जब मैं निकलूंगा हथियार लेके, मैं रास्ते में आऊंगा ना, मैं भाई बन जाऊंगा एक बहुत बड़ा गुंडा टाइप, जो भाई होते हैं ना भाई लोग मूवीज वाले। मतलब जब कोई भाई आएगा, ठीक है, तो कर्फ्यू लग जाएगा अपने आप, ठीक है, धारा 144 लगी, सब लोग भाग जाएंगे देख देख के मुझे। मैंने दाढ़ी मुझे बहुत बड़ी बड़ी कर ली, 2 हथियार पकड़ लिए, एक बंदूक पीछे लगा ली, एक चाकू ले लिया लंबा सा। मैं निकला तो मुझे क्या बोल रहे हैं, परवीन सर थोड़ी बोल रहे हैं, कोई बोला परवीन भाई आ गए। तो परवीन भाई तोगड़िया, क्योंकि मैं सबको तोड़ दूंगा, जो भी आएगा मेरे सामने तोड़ दूंगा। परवीन भाई तोगड़िया, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस, नोट कीजिएगा, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस परवीन भाई तोगड़िया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस परवीन भाई तोगड़िया, AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 2081, 2081, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस परवीन भाई तोगड़िया, AIR 2014, पेज नंबर है 2081। पेज नंबर याद करना, याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेंस के लिए, लेकिन जरूरत नहीं, लेकिन नाम याद रखना है। क्या पता नंबरों बार पूछा गया है ये क्वेश्चन प्री का, किससे रिलेटेड है, ये 144 से रिलेटेड है। ठीक है जी, मेरा नाम याद रहेगा तो ये केस याद रखना आप। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस ये जान लो पूछा ही जाएगा। और एक केस वो नोट कीजिए आप, मधुली में, मधुली में, मधु लिखते हैं ना, मधु LIMY लिख देना, मधुली में वर्सेज SDM मंगोल, SDM मंगोल, मधुली में वर्सेज स्टेट ऑफ मंगोल। ये भी केस किससे रिलेटेड है, देखो इस केस में देखो, जो परवीन भाई तोगड़िया वाला केस था, इसमें क्या हुआ था, इसने बोला था कि एक पर्सन, एक आदमी था, वो भाषण दे रहा था, जैसे देते हैं आज का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी, क्योंकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी को डिनाई नहीं करता, सब पार्टी बुरी है, कोई पार्टी अच्छी नहीं है। ठीक है, जो कुछ लोग भाषण देते हैं एक दूसरे धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने के लिए, पब्लिक को दूसरी पब्लिक के खिलाफ भड़काने के लिए, तो उसने एक भाषण दिया था, भाषण देते हुए एग्रेसिव भाषण दिया था, बहुत गंदा भाषण दिया था कि लोगों को भड़का दिया था, तुम इसे मारो, तुम ये ऐसा नहीं करोगे तो हम भी मारेंगे, ऐसा ऐसा करके बहुत भड़का दिया था। तो उसको रखा गया था कि इसलिए आपके इस भाषण के कारण ये अफरेंसन होती है कि ऑफेंस होने वाला है, कि पब्लिक इतनी भड़क जाएंगी, तो इसलिए आपको क्या किया था, पुलिस ने उसको ऑर्डर दिया कि आपने ऐसा भाषण दिया ना, तो आपको मैं अरेस्ट कर रहे हैं, आप दंगा भड़काने का काम कर रहे, तो 144 के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया गया था CRPC में। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मधुली में वर्सी SDM मुंगेल 1971 का केस है। दोनों केस में ऐसे लिखवा रहा हूं जो प्री में पूछे जाते हैं। मधुली में वर्सी SDM मुंगेल 1971, इसमें क्या हुआ था, इसमें इसने कहा था कि जब आप धारा 144 लगाते हो, हम इधर उधर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, पार्टी नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। ठीक है जी, ये तो आर्टिकल 19 में क्या दी थी, राइट फ्रीडम दी है, फ्रीडम दी है ना आप लोगों को, लेकिन ये तो हनन हो रहा है हमारी फ्रीडम का, आप घूमने नहीं देना चाह रहे हैं हमें कि हम घूमें कहीं मस्ती करें, आप तो हमारे फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ राइट एंड फ्रीली, मतलब आर्टिकल 19 और 21 का हनन हो रहा है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये जो इसका, ये अब्सोल्यूट नहीं, आपके जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आप बोलते हो सारी चीज़ें, जैसे इसमें परवीन भाई तोगड़िया वाले केस में उसको अरेस्ट कर लिया था ना इस बिहाफ पे कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हो, ऐसे SDM मुंगेल में क्या हुआ था, मधुली में वर्सेस SDM मुंगेल 1971 वाले केस में, इसमें इन्होंने बोला था कि आप हमारे बोलने चालने पर पाबंदी लगा रहे हो, हम पब्लिक को डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भाषण नहीं दे सकते, तो ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का आनंद हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना आपका, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1, ये आपका अब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सब क्लोज 19 सब क्लोज 2 से, जो कल आपकी वीडियो आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की, आज शायद सोर्स आएंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा 19 सब क्लोज 2 क्या है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकते हैं पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो इसमें यह कहा गया था कि इसका ब्रीच नहीं करता। ठीक है जी, और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं कह सकते आपको। अच्छा, सेम जो एक केस था ना अभी मधुलिम वाला, यही सेम एक केस में और कहा गया था, वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पराठे खाते हो सभी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बाबूलाल पराठे वाला, पराठे वाला मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बाबूलाल पराठे,
याद रहेगा, पराठे, भूख भी लग रही होगी सुबह का टाइम है नाश्ते का, ठीक है, याद रखना ये वाला केस, ये 3 केस याद रखना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अब आते हैं हम 45 से लेकर के 148 सेक्शन तक। देखो यहाँ तक हमने उसको रोका था कि कोई ऑफेंस ना हो जाए, और 145 बात कर रहा है, ये कह रहा है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड वाटर एंड लाइकली टू कॉज द ब्रीच ऑफ पीस। मतलब ये बात कर रहा है, आजकल आप गांव से भी होंगे आप में से कुछ लोग, गांव में क्या होता है, पानी दिया जा रहा है, मेरे खेत में पानी चल रहा है, आज मेरा वार है, आज के दिन मेरा पानी चलेगा, आपने जाके अपना पानी चला दिया, दोनों में लड़ाई होगी। अब तो सबने ट्वेल लगा दी, पहले गवर्नमेंट पानी चलते थे हर जगह, नहर से आता था या फिर गवर्नमेंट बोरिंग हुआ करते थे उनसे पानी, तो वो जमीन से रिगार्डिंग या फिर उससे पानी से रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्ट आउट करते हैं, कौन करता है, 145। ध्यान रखना यहाँ से प्री का क्वेश्चन एक बनता है, 145 क्या टाइटल को डिसाइड करता है, 145 टाइटल को डिसाइड नहीं करता, सिर्फ पोजीशन को डिसाइड करता है। टाइटल डिसाइड कहाँ होगा, टाइटल डिसाइड होगा आपका सीबीसी में, जब आप जाओगे वहां पे ये अधिकार, इसका स्वामित्व किसका है, कौन इसका मालिक है, ये डिसाइड होगा। यहाँ पे सिर्फ अधिकार किसका, किसकी पोजीशन में है, किसकी अधिकारिता में, सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है। मतलब 145 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ये बनता है ये किसको डिसाइड करता है, सिर्फ पोजीशन को डिसाइड करता है, न कि टाइटल को। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये किसके रिगार्डिंग 145, ये पानी और भूमि से रिलेटेड है। भूमि कौन सी, मूवेबल इमूवेबल। अब देखते हैं, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम और एसीडीएम, जो डीएम है इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई पुलिस रिपोर्ट मिलती है और ये सेटिस्फाई होते हैं कि कोई एप्रेंशन है, यहाँ पर ऐसी संभावना है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, तो ये क्या करें, रिगार्ड यानी पोजेशन को, किस पोजेशन के, मूवेबल प्रॉपर्टी के और वाटर की पोजेशन के रिगार्डिंग क्या करेंगे कि एक ऑर्डर पारित करेंगे, और मतलब एक तरह से उस पोजेशन को डिसाइड कर देंगे बस। ये मतलब केस चलेगा प्रॉपर, जैसे केस चलता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ केस चलेगा, किसकी पोजीशन है, कौन कब से रह रहा है, वो डिसाइड कर देंगे। और 147 भी यही बात कर रहा है, उस पानी का यूज कैसे किया जा रहा है, उस वाटर का यूज किया जा रहा है, वो दोनों चीज़ों की बात कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें से, प्री के लिए तो कुछ चांस नहीं यहाँ से आने का। 145 के साथ 147 पढ़ना। 146 तो क्या है, ये रिसीवर अपॉइंट कर रहा है, जो सेक्शन 75 आपके सीपीसी में है, मतलब रिसीवर अपॉइंट करेगा। जाओ भाई आप लोग, क्योंकि कोर्ट, अगर मैं मजिस्ट्रेट हूँ, जज हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं थोड़ी जाऊँगा खेत में देखने वहाँ पे पानी किसका है, मैं किसी को ऑर्डर दूंगा, किसी को रिसीवर अपॉइंट करूँगा, जाओ भाई वहाँ देख के आओ क्या चल रहा है, वही चीज़। ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आता। अब लोकल इंक्वायरी 48 में दिए गए, कुछ पूछा नहीं जाता। देखो ये 49 से जो पुलिस के प्रिवेंटिव एक्शन है ना, ये हल्के हल्के आप लोग देख लेना। 49 से 53 तक कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ से 51 जरूर पढ़ लेना। 151 151 बात कर रहा है प्रिवेंटिव अरेस्ट की, पुलिस को क्या अधिकार है अरेस्ट करने के बिना वारंट के भी। देखो वहां पे हमने पढ़ा था 41 में, 41, 42, 43 में कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, कौन कौन कर सकता है बता देता हमने। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ी सी अप्रेंशन होती है कि कोई ऑफेंस हो सकता है, हल्के से शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करना। मतलब कैसे गिरफ्तार किया, शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर। 151 में पुलिस की स्पेशल पावर है, ठीक है, याद रखना 151। उसके बाद शुरू हो जाता है आपका एफआईआर। अब एफआईआर आप समझिए, इसके बाद तो आपके अच्छे अच्छे खंड शुरू होंगे, मजा आने वाला है इसके बाद। चलो एफआईआर देख लेते हैं। एफआईआर क्या है, एफआईआर कोई भी ऑफेंस होगा तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। एक मिनट, पुलिस को अगर आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ध्यान रखना कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर दी जाएगी, एफआईआर की जाएगी किसको, पुलिस को। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो की जाएगी एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एफआईआर की इसमें 54 में, लेकिन एफआईआर वर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन एफआईआर 54 को ही कहा जाता है। ये पहली स्टेज है जहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो कल और परसों क्लास छोड़ करके, उससे पहले हम अब तक क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या किया जाए, क्या क्या किया जाएगा। अब केस शुरू हुआ है, अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ से केस स्टार्ट हुआ है। अब कल हमने उसका पढ़ा था कंप्लेन का, परसों ठीक, कल कॉग्निजेंस वगैरह का पढ़ा था। वो चीजें याद रखना, वो सब कुछ बताया गया, कुछ नहीं छोड़ा गया उसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पुलिस क्या करेगा, उसको लिखेगा, अगर रिटर्न में नहीं है तो उसको लिखेगा, एक कॉपी उसको देगा, साइन करा देगा, लो भाई जाओ। इसका प्रोविजन 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या बोला गया था
कि जो वुमेन की रिपोर्ट है वो लिखने के बारे में बताया, उन ऑफेंस के बारे में। ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजन, वीडियो स्टॉप हो गई है। वीडियो स्टॉप हो गई, बाकी सबकी चल रही है, कोई बात नहीं। जो वीडियो अगर स्टॉप होती है ना आपकी, आप दोबारा रिकनेक्ट कर लो, हो जाएगी, या नेटवर्क इशू हो सकता है आपके यहाँ का। बाकी ये क्लास मैं अपलोड करूंगा शाम तक, देखते हैं नेटवर्क कैसा रहता है, फिर अपलोड तो करनी है, कंफर्म अपलोड होगी, डोंट वरी। ठीक, जो महिला वगैरह के ऑफेंस है 354 376 वाले, 509 वगैरह के, उन ऑफेंस में जो वो एफआईआर कराएगी महिला, तो वो रिकॉर्ड कोई महिला ही करेगी, ना कि कोई पुरुष। ठीक है। और 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखना किस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। देखो 376 में ए भी जुड़ा था, डी भी जुड़ा था। तो इसका मतलब जहां जहां ऑफेंस है महिला से रिलेटेड, वुमेन अगेंस्ट वुमेन कोई ऑफेंस है, उन सब में, उन सब केसेस में अमेंडमेंट 2018 में हुए हैं। तो इसके प्रोविजन में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ वो सेक्शन जुड़े हैं और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2018 की अमेंडमेंट कब से इन्फोर्स हुई थी आईपीसी की? आईपीसी और सीआरपीसी की 2018 की अमेंडमेंट कब से इन्फोर्स हुई थी, जल्दी से बताइए, जल्दी। कितना लेट रिप्लाई करते हो आप लोग। 21/4/2018। ओके, और बाकी सब कहाँ गए? अच्छा, और 2013 की? मेरे सबसे दिमाग से उतर गया सर। 2013, बिल्कुल सही कह रहे हो मिनी जी। याद रखना मेरा बर्थडे है 3 फरवरी, 13 फरवरी नहीं, 3 फरवरी, 3 फैब 2013 में। लेकिन मेरा जन्म 13 में नहीं हुआ, तो मेरा पहला हो गया था, बस याद रखना। मेरे नाम से देखो 2 चीजें याद हो जाएंगी आपको। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज प्रवीण भाई तोगड़िया 144 से रिलेटेड है, प्लस मेरे बर्थडे से 2013 की इंफॉर्मेशन शुरू हुई थी। जिसे पार्टी देनी हो यहीं आके दे देना नेक्स्ट फैब में, तब तक सिलेक्शन हो जाएगा, भगवान करे आपका। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज में बात करते हैं। इसके प्रोविजन पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये कहा गया है जो महिला से रिलेटेड ऑफेंस होंगे ना, उन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, सबको मजिस्ट्रेट सामने रिकॉर्ड करेगा, सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखेगा। ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने ये भी सुना होगा कि क्या करते हैं, 164 के बयान किए जाते हैं। 164 के बयान का मतलब होता है एक बार आपने बयान कर दिया 164 में, कन्फेशन कर दिया, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, तो आप उससे मुकर नहीं सकते। अगर उससे मुकरोगे तो आपके अगेंस्ट ही ऑफेंस कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसका पहला कह रहा है उसकी एक कॉपी उसको दे दी जाएगी साइन करके। ठीक है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बात कर रहा है कि अगर वैसे नहीं है तो ये स्पीड पोस्ट से कर देना आप। देखो, अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखता तो आप क्या करना, स्पीड पोस्ट से वो कॉपी क्या कर देना, किसको कर देना, जो वहाँ का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी है, उसको कर देना। और अगर यहाँ 3 क्लॉज में आपने उसको इन्फॉर्मेशन कर दी, ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके लिए। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप केस में मुकदमा डालना चाह रहे हो, आप कहाँ पे? अरे कोई बात नहीं भाई, ऐड कर देंगे आपको भी। अगर आप केस, पुलिस ने तो एफआईआर नहीं लिखी, आप फिर भी केस चलाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करोगे ना, या फिर डायरेक्ट 156(3) में मुकदमा डालोगे। उससे पहले आपको ये चीजें होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस ने मना कर दिया, फिर आप क्या कीजिए, पुलिस स्टेशन में ना भी जाओ, आप एक पोस्ट डालिए, पोस्ट वाला एफआईआर डालिए। किसको? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। हु इज सेटिस्फाइड द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। वो अपने आप इन्वेस्टिगेशन करेगा, किसी को डायरेक्ट करेगा वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है जी। पुलिस पे सबऑर्डिनेट हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन शैल बी द पावर। ठीक है। अगर यहाँ पे उसने कार्रवाई कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद इन्वेस्टिगेशन तो कहाँ करते हैं आजकल बड़े ऑफिसर, वो किसी को वहाँ के थाने को फोन किया, हाँ जी वहाँ का एक मामला है, एक कॉपी आई मेरे पास, आपके पास भी पहुँच गई होगी, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रिपोर्ट दो मुझे। तो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, और काम करने के बाद रिपोर्ट देगा तो काम करेगा ही। इनकेस अगर ऐसा नहीं होता तो आप सीधे आना 156 का 3 क्लोज देखना क्या कह रहा है। 156 बेयर एक्ट सबके पास है ना, फिलहाल होना चाहिए, बिना बेयर एक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। 156 का 3 क्लोज कह रहा है, एनी मजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 190 टू टेक कॉग्निजेंस में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन।
मतलब जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं की है, आप उसके बाद उसकी एक कॉपी लगा के मजिस्ट्रेट को करिए, किस में 156(3) में मुकदमा डालिए। कोर्ट देखेगा अच्छा कॉग्निजेबल ऑफेंस था, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं हम। और एसएसपी को इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दिया गया पोस्ट के द्वारा, उसका आपने टिकट लगा दिया पोस्ट का। मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं, अपने आप डायरेक्ट करेगा पुलिस को, जब इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, कब? एफआईआर में जब कार्रवाई नहीं होती है तब। ठीक है, अब 156 पूरा देख लेते हैं। पहला कह रहा है एनी ऑफिसर इन चार्ज पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच हैव द जुरिडिक्शन द लोकल एजेंट इंक्वायरी इनटू द प्रोविजन। देखो, अगर कोई भी ऐसा केस है जो 173 से 190 तक की कार्रवाई करने के लिए, मतलब चैप्टर 13 में जो चीज़ें देगी वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कर सकता है, जब उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अगर वो नहीं करता सीधा मजिस्ट्रेट के पास। हम 3 में चले हैं। दूसरा कह रहा है नो प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल बी एक्सटेंड द कॉल्ड क्वेश्चन ग्राउंड। कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात करें। मतलब 156 में अगर एफआईआर के थ्रू मामला रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो आप 156(3) में डालते। कब डालते हैं? वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। अब 155 देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस and investigation of such cases and information investigation मतलब जैसे गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी वो है, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक पढ़ने की। याद रखना, इसमें एनसीआर की जाती है, उसमें एफआईआर की, एफआईआर याद रखना 156 में है ना कि इसमें है। और दूसरी बात, एफआईआर एविडेंस नहीं है, ध्यान रखना, एफआईआर ए पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये पूछा जाता है। लेकिन एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि एफआईआर आपने नहीं बनाई, पब्लिक ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने आपको लिख के दिया एफआईआर। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा आप खुद देख लो, क्या क्या होगा। वो जाएगा, सारी चीज़ देखा, कुछ नहीं आता, ये देखना किस में है बस। फिर उसके बाद जब उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, वो क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। किसको? मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करेगा अपनी उस इन्वेस्टिगेशन की, जो उस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है। 58 कह रहा है। 59 कह रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सबसे पहले वो देखेगा यार ये कुछ मामला है भी या नहीं है। पुलिस ऑफिसर अपने आप इन्वेस्टिगेशन करने थोड़े ही चला जाए, जब देखा गया कुछ बन नहीं रहा, बिना बातें क्या इन्वेस्टिगेशन करूँ मैं। वो पहले उसको एक बार चेक करेगा कि हाँ कुछ ऐसा है कि नहीं, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट को आपने रिपोर्ट दी, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, बिना बात के ऑर्डर थोड़े करता है, इन्वेस्टिगेशन करो। मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 59 मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीव ऑन सच रिपोर्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट इफ ही थिंक फिट। अगर उसे लगता है कि हाँ ये सही है, ठीक है, तो करेगा। अगर उसे लगता है नहीं कुछ बनता ही नहीं, वो कहेगा भाई एक काम करो, कुछ मामला नहीं बनता, जाओ। ठीक है, 59 में, मतलब 156(3) में जब आपने वहाँ पे मजिस्ट्रेट को दिया था, केस डाला था, तो आप इन्वेस्टिगेशन कराइए इसमें। मजिस्ट्रेट ने देखा अच्छा ये तो कुछ मामला नहीं बनता, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ। और अगर बनता है वो डायरेक्ट करेगा सीधा पुलिस ऑफिसर को, आप ऑर्डर कर दिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। 160 कह रहा है पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस ऑफ विटनेस। विटनेस को बुलाएंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, पुलिस ऑफिसर किसे बुलाएगा, विटनेस को बुलाया। कौन कौन विटनेस है भाई, बुला, रिकॉर्ड करा लो अपना स्टेटमेंट। 160 में विटनेस को पुलिस ऑफिसर ने बुलाया, 161 में उसके सारे बयान रिकॉर्ड किए गए। क्या किया गया, विटनेस ने जो जो बोला गया था वो सारी चीजें रिकॉर्ड गई है 161 में। ठीक है जी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बोल रहे हैं इसको, लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस नहीं है ये सही मायने में, तो सिर्फ उनके साक्ष्यों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है जो उन्होंने बोला था। लेकिन 160 में बुलाया, 161 में रिकॉर्ड किया, मतलब साइजें लिखी, लेकिन 162 में कहा स्ट्रिक्टली रोक दिया, आप साइन नहीं कराओगे विटनेस से। देखो, स्टेटमेंट टू पुलिस नोट बी साइंड यूज ऑफ द स्टेटमेंट एज एविडेंस, मतलब उसने कहा उसके ऊपर साइन नहीं कराओगे, सिर्फ यहीं तक इंपॉर्टेंट है। 163 पुलिस को थोड़ा रिस्ट्रेन कर रहा है कि आप किसी पे फोर्स नहीं करोगे एविडेंस लेने के लिए, जबरदस्ती एविडेंस नहीं लोगे। जैसे 124 में क्यों, 24 सेक्शन जो हमने पूछा था अभी, कन्फेशन कहाँ है, 24 में क्यों उसको इररिलेवेंट माना गया था, पुलिस को दिया गया बयान इनरिलेवेंट क्यों माना गया था, वो इसलिए माना गया था क्योंकि सबको ये आशंका रहती है पुलिस ने डंडे वंडे के जोर पे बनाया होगा स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो इसलिए पुलिस उसको रिकॉर्ड नहीं, उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मानना गया था, इररिलेवेंट कन्फेशन मानना गया था। वही यहाँ 163 कह रहा है नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन टू authority shall offer to make cause of the offence made such inducement, threat and promise to mention under section 1424।
24 में जो तीनों इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड द प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी ये दिए गए ना, इसके हिसाब से आप कोई कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है जी, समझ आ रहा है। यहाँ से 164 बात कर रहा है कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। ये कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट कर रहा है, जो कि आपके 24 से लेकर 30 तक है, उसी हिसाब से चलेगा। सीआरपीसी में 281 से लेकर 281 में है और 463 में है। चलो जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ ये देखो कौन कर रहा है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर रहा है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है। जब आप जज बनोगे सबसे पहले आपको यहीं पे बिठाया जाएगा मैक्सिमम केसेस में। 2008 में एक अमेंडमेंट होता है, इसका प्रोविजन कह रहा है सब क्लॉज 1 का, ये कह रहा है परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई भी स्वीकृति या कथन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलेखित किया जा सकता है। ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन ऑफ द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ दैट पर्सन। वो एडवोकेट के सामने रिकॉर्डिंग वगैरह के हिसाब से भी आप पेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है जी। और इसका फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं है लेकिन फिर बताता हूँ। जब ये रिकॉर्ड किया ना, पहले तो उससे बोलेगा, सॉरी कौन बोलेगा? मजिस्ट्रेट, कि ये जो आप कह रहे हो ना आपके अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। उसे बता देगा, वो माने ना माने उसकी मर्जी है। फिर वो जैसे था ना लैक ऑफ क्वेश्चन में उसको रिलीवेंट माना गया था, तो रिलीवेंट माना जाएगा जो भी बोलेगा। और उसके बाद मजिस्ट्रेट नीचे लिखेगा अपने हाथ से कि मैंने उससे पूछा क्या, सारी बात बताई गई, फिर उसने लिखा, मैंने सारी चीज लिखी है वो। लेकिन आजकल कोर्ट में क्या है, कौन लिखता है? पूरी बड़ी सी मोहर बना रखी है, लगा है, चिपका, एक्यूज कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। 164A 2005 में जुड़ा था, याद रखना 23/6/2006 में इन्फोर्स हुआ था। और ये बात कर रहा है एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम। और वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज का कहां पे था? मैंने बताया था डिटेल में, उसके साथ ये सेक्शन भी लिंकअप कराया था मैंने। रेप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन किस सेक्शन में पढ़ा है हमने? बहुत अच्छे से पढ़ा था। जल्दी से बताओ, मैंने उसको बताता कि आगे ये आने वाला है, जल्दी से बताओ। जब तक सब लोग कमेंट नहीं करेंगे ना आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं भी देख लेता हूँ किस किस को याद है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज, यहाँ पे विक्टिम की बात करें, एक्यूज का मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। जल्दी से बताना किस सेक्शन में है। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, लेकिन जब तक नो आंसर नहीं आएंगे मेरे पास, यस और नो, नहीं पता तो नो लिख दो आप, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। पता है तो सेक्शन बताओ। और जब तक 9 बंद 9 हो ना फिलहाल लाइव, आप 10 थे अभी, 10 में से 9 हो, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ तो ऐसा कि फोटो लगाए और बैठ गए काम करने, सो गए होंगे। 10 हो गए पूरे, 10 आंसर चाहिए। ओके हाँ आ जाओ, अच्छा आ जाओ, जल्दी से आंसर दीजिए। और भी नहीं है, नहीं है, ओके याद नहीं आ रहा, याद करो। 53, 54, 55, 56 इनमें से कोई आंसर है? 5 का आंसर आए हैं अभी, सिर्फ 5। ए, 54 और कोई? ओके और कोई बताइए। फिफ्टी 53A, 54 बताओ बताओ, डिटेल में बता गया है सर। क्या पूछा था? हमने पूछा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज। विक्टिम का तो आ गया 154A 164A में। रेप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन किस सेक्शन में है? सर एविडेंस में क्या? कमाल करते हो पांडे जी। पद्मिनी और यास्मीन बानो, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। 53A की बात कर रहे हैं हम। बंद कर लो बेबी, बंद कर दो। 53A की बात कर, ओके 53A की बात करें। 53 कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज ऑफ रेप। मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका एग्जामिनेशन होगा। 2005 में जुड़ा था, बताया था, याद रखा करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है, प्री में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
53A में है, कब जुड़ा 2005 में, इनफोर्स कब हुआ था 23/6/2006 में, और ये उसके साथ साथ ये जुड़ा था 154A 164A, दोनों एक साथ जुड़े थे 2006 में। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम की बात कर रहे हैं और वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद कर लेना, रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, सारी चीजें पूछी जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं याद करना, इतना काफी है। फिर बात करते हैं 165 सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर सर्च करेगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। भाभी पूरा लाइव क्लास चल रही, यू भी दिख रहा, सीधा आगे नु पूछ रहा, आप क्लास कर ले 2 बार, इसे बाहर ले जाए, मारिए ना बाहर जा बेटे, क्लास चल रही है, चप्पल पहनो। बंद कर दो, अरविंद ने खोला, चटा मारू। हाँ जी, वापस आ जाइए। ये मेरा भतीजा है, ये भी पढ़ना चाह रहा है, तो इसको अभी बाहर भेजा, नहीं तो ज्यादा पढ़ लेता फिर ये। ठीक है, 166 बात कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं, 166A और B तो याद रख लेना आप, क्या बाहर से बाहर भेजेंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब भारत के बाहर किसी देश के स्थान पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुरोध करना। भारत से बाहर हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है आपके देश में आकर के, और बाहर वाले जो भारत में भेजे 166B में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही याद रखना है इसमें से प्री के लिए। और 167 बात कर रहा है प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। अब तक हम ये बात करी 57 वगैरह में हमने पढ़ा 24 घंटे के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे, फिर मजिस्ट्रेट जाने एक्यूज जाने, आपका कोई राय नहीं बनता, पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई, 99% किसी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, सीधा पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज को ले जाएगा, कोर्ट के सामने पेश करेगा, साहब ये है, लेकिन हमें पुलिस रिमांड दे दीजिए, कुछ दिनों के लिए हमें दे दीजिए, हम इससे एविडेंस निकलवाएंगे जितने भी निकलते हैं। तो पुलिस क्या, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको या तो उसको पुलिस रिमांड पे भेजेगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी मतलब उसको जेल भेजेगा, वहां पे कोई मारपीट का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन भेजा तो डंडा बजता है बढ़िया करके। ठीक है जी, समझ आ गया। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में डिफरेंस होता है। जुडिशियल कस्टडी मतलब कोर्ट की कस्टडी में, फिर वो जेलर के यहाँ जाएगा, जेल में जाएगा, जेल में कोई मारपीट नहीं होती, कुछ नहीं होता, आप हरकत करोगे तो पिटे जाओगे, आपकी नहीं, एक्यूज की बात कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में आपको मतलब एक्यूज को बहुत अच्छे से पीटा जाता है और उससे सारे एविडेंस लिए जाते हैं। लेकिन 63 ने मना किया था मारपीट करने से, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और कई बार तो हमारी पुलिस तो इतनी अच्छी है, जैसे किसी ने एक कहानी सुनाई थी एक बार कि एक भालू को छोड़ा गया, एक शेर को छोड़ा गया, जापान की पुलिस गई, इसको 2 घंटे में पकड़ लाई, अमेरिका गई 1 घंटे में पकड़ लाई, चाइना गई जल्दी पकड़ लाई, अलग अलग पकड़ के लाई, भारत की गई 2 दिन तक नहीं आई। रास्ते में भालू को पकड़ा हुआ है और भालू को बजा रहे लठ, दोनों लठ तो मालूम है ना, डंडा बड़े वाला, भालू को पकड़ रखा, चारों साइड से बजा रहे, बता तू शेर है कि नहीं है, वो कह रहा है मैं भालू है, कह रहे तू शेर है, वो कह रहा है मैं भालू हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है, हमारी पुलिस का हिसाब थोड़ा ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 167 में सिर्फ ये बात की गई, उसको मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब की बात कर रहा है। और दूसरी बात, यहां से जो प्री का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है क्या मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में भेज सकता है और कितने टाइम के लिए भेजेगा। वो उसको कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं भेज सकता। ठीक है जी, देखो पढ़ लेते हैं, सेकंड सब क्लॉज इसका पढ़ते हैं। ये कह रहा है द मजिस्ट्रेट टू होम द एक्यूज पर्सन इज फॉरवर्ड under this section may whether he has or has not jurisdiction to try the case। मतलब 24 घंटे होने वाले, जो भी आसपास होगा ना उसके पास हम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, लेते गए। फ्रॉम टाइम टू टाइम अथोराइज टू डिटेंशन द एक्यूज सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट। वो उसको समझ सकता है, जितनी जरूरत होगी उसको पुलिस के पास भी भेज सकता है, डिटेन कर सकता है कस्टडी में। फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल, वो उसको 15 दिन से ज्यादा नहीं भेजेगा। कितना नहीं भेजेगा? 15 दिन से ज्यादा नहीं भेजेगा।
कितना भेजेगा, मैक्सिमम 15 दिन। आज 4-5 दिन के लिए चले गए, फिर आ गए, फिर 4-5 दिन के लिए और कस्टडी ले ली, फिर आए, फिर और कस्टडी ले ली, उसकी बात कर रहा है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। और दूसरी बात कर रहे हैं आगे इसका सेक्शन, ये बात कर रहे हैं मैक्सिमम कितना होगा, 90 दिन। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई डेथ ऐसी मिली गई है, मतलब 15-15 दिन करके, थोड़े थोड़े करके वो सजा जो उसको कस्टडी में भेजा गया था, अगर कोई ऐसी सजा से पनिशेबल है जो कि 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, या फिर 10 साल से कम की नहीं है, तो उसे मैक्सिमम 90 दिन के लिए दिया जाएगा कस्टडी में, एक साथ नहीं, कुछ कुछ दिन करके, मैक्सिमम 90 दिन के लिए। और अगर कोई ऐसी सजा से दंडनीय अपराध किया गया है जो उससे कम है, तो उसको मैक्सिमम 60 दिन के लिए, ध्यान रखना 90 और 60 दिन मैक्सिमम वो पुलिस कस्टडी कितनी हो सकती है, 90 दिन और 60 दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए, समझ आए। और अगर ये 90 या 60 दिन पूरे हो जाते हैं तो एक्यूज को पूरा राइट होता है बेल प्राप्त करने का, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर। देखो 15-15 दिन के लिए उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो 15-15 दिन करके हमेशा नहीं भेजता रहेगा। अगर कोई ऐसा ऑफेंस उसने किया है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, डेथ मिल सकती है, 10 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान है, तो उसे कितना मिलेगा, उसे सजा मिलेगी सिर्फ और सॉरी उसे सिर्फ 90 दिन के लिए भेजा जाएगा मैक्सिमम, थोड़ा थोड़ा करके 90 दिन से ज़्यादा कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। और 90 दिन पूरे होते ही उसको राइट हो जाएगा बेल का, वो सीधा कोर्ट में जाएगा, साहब मुझे बेल चाहिए, 90 दिन हो गए, मुझे इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही, पुलिस वाले काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेल का राइट मिलेगा, उसको बेल मिल जाएगी, भले ही उसने ऑफेंस कैसा भी किया हो। और अगर इससे कम के अपराध है, इनसे अलावा कोई ऑफेंस है, तो 60 दिन के बाद उसे बेल का राइट मिल जाए, मैक्सिमम 60 दिन। मतलब इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड कितना रखा है मैक्सिमम पुलिस कस्टडी का, छोटे ऑफेंस में 60 दिन, और डेथ, लाइफ और 10 साल से ज्यादा की सजा के लिए 90 दिन। और ये टाइम पीरियड पूरा होते ही तो उसे मिलेगी सिर्फ मैक्सिमम कितनी, सॉरी सजा नहीं, उसको कस्टडी कितनी मिलेगी, 90 दिन के लिए, ज्यादा पनिशमेंट के लिए, और छोटा मामला से 60 दिन के लिए। और ये टाइम पीरियड पूरा होते ही उसे राइट हो जाएगा, राइट टू बेल, उसे बेल का राइट मिल जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाउंड होगा उसको बेल देने के लिए। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है आवाज, बाकी सबको आवाज आ रही है, ओके। सर कम आ रही है आवाज। कम आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो और तेज आ जाएगी। बाकी अपलोड हो जाएगी क्लास, ये लास्ट प्रोविजन चल रहा है हमारा आज का, बाकी कल करते हैं। तो इसने ये बोला सिर्फ अगर कोई 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी या 10 से ज्यादा कठोर कारावास से गर्जनीय अपराध है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने उसको नहीं मिला, ठीक है, तो उसके लिए उसको कितने दिन के लिए रखा जाएगा, सिर्फ मैक्सिमम 60 दिन के, 90 दिन के लिए, और उससे कम वाला ऑफेंस है सिर्फ 60 दिन के लिए। हाँ जी, अब ये 90 दिन पूरे होते ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो या ना हो, उसका प्लीडर, उसका एडवोकेट क्या करेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि साहब इतने दिन हो गए केस को चलते, इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर पाई, पुलिस लापरवाही कर रही है, आप हमें बेल दे दीजिए। और भले ही उसके बाद पुलिस चार्जशीट सबमिट कर दे, लेकिन उसे बेल मिलेगी कंफर्म उस टाइम पे, भले ही ऑफेंस डेथ पेनल्टी वाला किया हो। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई आपत्ति उपत्ति, ठीक है। अब इसको इतना ही रखेंगे हम, आगे हम कल करेंगे, ठीक है जी, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर पास्को एक्ट में मिल जाती है क्या कह रहे हो? पास्को एक्ट में बेल तो नहीं मिलती, को बेल नहीं मिलती। किस में नहीं मिलती बेल, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। पास्को एक्ट में तो मैंने सुना 6-6 महीने लोगों को बेल नहीं दे पाते हैं, या 304 बी में। अरे देखो, लेकिन डिपेंड, अब ये मान के चलो 90 दिन हो गए, 90 दिन होने वाले हैं, और उसके एक्यूज के बेल की एप्लीकेशन देने से पहले पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी, फिर बेल नहीं मिलेगी। अगर पुलिस चार्जशीट सबमिट कर देते फिर बेल का राइट नहीं होगा उसे बिल्कुल भी। ये तब है अगर 90 दिन हो गए, 60 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट नहीं की है, तब बेल का राइट होगा उसको, ठीक है जी। जैसे तलब हाजी हुसैन वर्सेस एक केस में पुलिस ने कहा गया था ना, तो वो किस ग्राउंड पे रखते हैं उसको जुडिशियल कस्टडी में? वो इस ग्राउंड पे रखते हैं कि साहब इससे हमारे पास ना एविडेंस मिल रहे हैं हमको, हमें इसके लिए, ये बाहर बच्चों की आवाज आ रही है कहीं से, कि इससे हमें एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे कस्टडी में चाहिए। और ले गए, फिर दोबारा आए, फिर कहा साहब और कस्टडी चाहिए, और कस्टडी चाहिए। अब मजिस्ट्रेट कितनी कस्टडी देगा किसी को, तो उसके लिए पुलिस क्या करेगी,
या तो 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट सबमिट करे। अगर चार्जशीट सबमिट नहीं करेगी तो कोर्ट क्या करेगा, उसे बरी कर देगा, बेल पे छोड़ देगा उसको। ठीक है जी। एक केस था तलब हाजी हुसैन वर्सेस पी मोदकर। इस केस में कहा गया था बेल, क्या बोलते हैं, बेल इज ए रूल जेल इज ए एक्सेप्शन, कि बेल तो रूल है, रूल क्या है बेल देने का, लेकिन जेल तो एक्सेप्शन है, अगर बेल नहीं मिलती तो जेल मिलेगी उसको। मतलब अगर वो चार्जशीट सबमिट कर देगी तो फिर तो कोई चांस नहीं है बेल के, फिर तो केस चलेगा प्रॉपर। अगर चार्जशीट सबमिट ही नहीं करी, 90 दिन लगे, 3 महीने हो गए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए, तो मतलब सीधी सी बात है, पुलिस लापरवाही करे तो कोर्ट उसको बेल दे देगा। ठीक है, जिसको यहीं तक रखेंगे, बाकी कल करते हैं। इस सेक्शन को पूरा पढ़ लेना एक बार। अच्छा हाँ, एक सर बात और साइटेशन सुनिएगा। क्या बोले, हाजी वर्सेस तलब हाजी हुसैन वर्सेस पी मोदकर। तलब हाजी तलब हाजी हुसैन वर्सेस पी मोदकर। अच्छा, इसका अगर प्रोविजन आगे देखें आप, सब क्लोज 2 का, उसमें लिखा है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कितने दिन के लिए छोड़ेगा उसको, कितने दिन के लिए, वो 7 दिन के लिए। ये 15-15 दिन है, वो 7 दिन के लिए। ठीक है, बाकी इस सेक्शन को पूरा पढ़ना। अगर कोई डाउट होगा मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में इसको दोबारा डिस्कस करूंगा पूरे को। अभी मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे कहीं निकलना है। ठीक है, उम्मीद है बाकी सबको समझ आ गए सारे प्रोविजन अच्छे से। देवियों, सज्जनों, भावी जजो, समझ आ गई सारी चीजें? यस और नो? देखो वर्कलोड तो बढ़ेगा आपका, क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजन हमने भी बढ़ाए हैं थोड़े से आज, जी और ये सर। जरूरी थे। इन सबको रिवाइज करना, याद करना, इनके एक पॉइंट में लिख देना, नोट आउट कर देना। और बैरेक्ट पे लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे काम आएंगे। तो छोटे छोटे नोट्स बना लो, छोटी सी कॉपी लेकर के, और डेली का काम डेली करो, नहीं तो वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं कवर कर पाओगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।